हाँ जी, वेलकम बैक। ये वीडियो थोड़ा सा अनएंटिसिपेटेड है इन द सेंस कि प्लान नहीं था करने का। मैं तो घर से एक एरंड करने के लिए निकला था, पर मौसम खुल गया। बारिश पड़ रही थी तो मौसम थोड़ा खुल गया, तो मैंने कहा चलो जो एरंड रन करता हूँ। और जब रन कर रहा था तो देखा कि ये एक ग्रीन एरिया है फील्ड के साथ में, क्योंकि बारिश हुई थी। मौसम अभी थोड़ा थोड़ा सा चिल है। चिल इन द सेंस कि समर के पॉइंट ऑफ व्यू से चिल है। टेम्परेचर तो आई थिंक 21-22 डिग्री सेल्सियस है। पर यहाँ से ड्राइव कर रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा अपना नेबरहुड भी दिखा दूँ। सो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एंड इन जनरल जब भी यहाँ पे कनाडा में डेवलपमेंट होती है तो उस डेवलपमेंट में ग्रीन स्पेसेस का प्रोविज़न होता है। सो बायलॉज और जोनिंग हर एक कंट्री में, हर एक ज्यूरिसडिक्शन में होती है। अब कुछ एक लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया। सो एंड जिसमें थोड़ा सच भी है, डेवलपर्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा पॉलिटिक्स में बढ़ गया। बट स्टिल जोनिंग के बारे में अभी भी थोड़ी यू नो मैं ये नहीं कहूँगा थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। पर थोड़ा चेंज हुआ है, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी नहीं हुई है। सो उसके करके जो ये ग्रीन स्पेसेस हैं, इनको हम लोग बहुत मिलिटेंटिकली प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। आप यहाँ पे पीछे देखेंगे तो वहाँ पे एक ब्लैक स्क्विरल बैठी हुई है, जो कि यहाँ की बड़ी एक समर्स की और स्प्रिंग की और फॉल की एक परमानेंस है। तो भाग गई। सो या बैक टू इट, वो ग्रीन स्पेसेस हैं। सो इन ग्रीन स्पेसेस के साथ में यूजली जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो जो डेवलपर होता है उसको एज ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान थोड़ी कम्युनिटी स्पेस भी क्रिएट करनी पड़ती है। और उस कम्युनिटी स्पेस में दे हैव टू प्रोवाइड अमेनिटीज़ फॉर पीपल। तो हमारे जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई विद इन वॉकिंग डिस्टेंस 4 या 5 एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी से देखा तो ये खाली थी जगह। एंड अगर यहाँ पे फैमिलीज होती, बच्चे होते, तो देन आई वुडंट हैव स्टॉप्ड, बिकॉज फिर वो प्राइवेसी की कंसिडरेशन हैं बच्चों के अराउंड। सो ये पीछे भी आपको काफ़ी ग्रीन स्पेस दिखेगी, वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ का हाई स्कूल है। सो एक्सेस टू एजुकेशन यूनिवर्सली अवेलेबल है, एंड दिस इज़ द स्कूल दैट यू वुड गो टू once you're past your middle school. So ये मदर टेरेसा स्कूल है। एंड अगेन अब समर चल रहा है, वी आर पास्ट द समर सोलिस्टिस। So these are some of the best months here in Canada. In Ottawa, it's a very pleasant weather. Last couple of weeks, the heat had been consistently going up. और बीच में तो 35 तक भी चला गया था with just the heat wave. But it's come back. But समर में इतना pleasant weather है, and then in the winter it's quite outrageously cold. काफ़ी ठंड पड़ती है यहाँ पे। एंड आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे बड़ी क्विकली। ये पीछे आपको इस साइड पे ये एक हल्की सी हिल है, उसी हिल पे मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे चल के। और उस हिल के ऊपर टोबैगनिंग होती है विंटर में। सो जब जब स्नो एक्यूमुलेट हो जाती है तो उस एक्यूमुलेशन के बाद में वहाँ पे प्रिंसिपली बच्चे, पर मैंने भी किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रिंसिपली बच्चे अपनी अपनी स्लाइड लेके आ जाएंगे। सो इवन यहाँ पे भी थोड़ी सी स्लोप है, पर वहाँ की जो स्लोप है वो थोड़ी ज़्यादा स्टीप है। तो प्रिंसिपली बच्चे, बट एडल्ट्स भी उनके साथ में, और मेरे जैसे बच्चे वहाँ आके यू नो you'll have fun. So actually that's what I wanted to do today. एक तो मैं आपको अपना थोड़ा नेबरहुड दिखाना चाहता था, थोड़ा यहाँ पे ये जो दिस एलिमेंट ऑफ कि यहाँ पे ग्रीन स्पेसेस हैं जो कि दे प्रोविजन बाय जो भी सिटी का डेवलपमेंट प्लान होता है। तो उस प्लान के बीच में ये होती हैं, जब भी कोई नई जगह कटती है प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो आप जस्ट हाई राइजेस नहीं बना सकते, आप उसके लिए एक सेपरेट प्रोविज़न है। पर जब आप
ऐसे प्लॉट काट के घर बनाएंगे। तो आपको ये सब कुछ बनाना पड़ता है एज ए पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट प्लान, और उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टिल द टाइम इट कम्स टुगेदर, एंड देन इट बिकम्स द सिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इट। सो ये बेसबॉल डायमंड है, एक सॉकर फील्ड है। सो आपको यूजली यहाँ पे लोग खेलते हुए दिख जाएंगे। जब हम लोग आए थे, जब मैं आया था अर्ली 2000s में, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अपील करता था, क्योंकि इन चीज़ों की एक्सेस नहीं थी जहाँ पे मैं था। वहाँ पे तो अगर आपको क्रिकेट खेलना होता था या सॉकर खेलनी होती थी तो ऑलमोस्ट फाइट होती थी जगह की, क्योंकि जगह बहुत कम थी और बच्चे हम लोग बहुत ज़्यादा थे। बट एनीवे यहाँ पे है। सो एक तो लाइक आई सेड, मैंने आपको अपना नेबरहुड दिखाना था, और दूसरा व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज कि यू नो हाउ एप्ट we talk about winter when it is not winter, because as I said, जो कैनेडियन विंटर है, स्पेशली जो ऑटावा का विंटर है, उसके बारे में बहुत बात होती है। और अभी कल भी मैं कोई एक वीडियो देख रहा था जो किसी ने ऑटावा में बनाई थी, एंड ऑफ द मैनी थिंग्स दैट ही सेड वर नेगेटिव अबाउट कनाडा, उसमें से एक उन्होंने यहाँ के विंटर के बारे में भी बात की, और बेसिकली बोला कि विंटर बेसिकली सक्स, जिसमें सच भी है। इसमें किसी को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मिसलीड करने की ज़रूरत है। विंटर बहुत ही मैसिव है, और स्पेशली इफ़ यू नॉट लिव्ड इन अ लॉट ऑफ स्नो एंड अ लॉट ऑफ फ्रीजिंग वेदर, देन द विंटर कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। लोग स्ट्रगल करते हैं काफ़ी उसमें। सो यू नो, अगर आप आ रहे हैं, सो जो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपका प्लान है, उसके बारे में, उसमें आपको जो ये विंटर है उसको लेके चलना पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू आर अनअकस्टम टू एक्सट्रीम कोल्ड। पर मेरे अकॉर्डिंगली, अगर जैसे मैंने एक और वीडियो में बात की थी कि मेरा आने का यहाँ पे क्या रीज़न था, अगर आपके वो रीजंस आने के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो आई थिंक विद द राइट माइंड सेट एंड द राइट प्रेपरेशन आप उस विंटर के लिए तैयार हो सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, या जिन लोगों को, जो लोग यहाँ पे आके उससे बहुत परेशान होते हैं और फिर खुश नहीं रहते, उनका उनका प्रॉब्लम यही है कि वो लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, फिज़िकली भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। जैसे एज एन एग्जांपल, इंडिया से जैकेट्स लेके आएंगे, फिर वो जैकेट्स यहाँ पे डाल के कोशिश करेंगे, और जब वो जैकेट यहाँ नहीं चलेगी तो फिर उसके बाद में जब एकदम से महंगी जैकेट खरीदनी पड़ेगी, तो फिर आपको देखें, अगर आप एक लिमिटेड बजट पे रह रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना। सो उसको एड्रेस करने का तरीका क्या है? उसको एड्रेस करने का तरीका यही है कि आप थोड़ा प्रिपेयर होके आएँ। हम अब जो कोई मुझसे पूछता है आने से पहले, उनको सबको मैं कहता हूँ कि यार चीज़ें वो लेके आओ, 2 ही सूटकेस हैं जिन चीज़ों को यहाँ पे आके फिर दोबारा खरीदना ना पड़े। सो लाइक फॉर एग्जांपल, साबुन नहीं लेके आओ, रिन की टिक्कियाँ लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे तो हैंड वॉशिंग होती ही बहुत कम है। लेके आना है, अगर एज एन एग्जांपल आप स्टूडेंट हो तो किताबें लेके आओ, बहुत महंगी हैं, $150 की किताब है, $100 की जैकेट है। लोग किताब यहाँ के लेंगे, जैकेट वहाँ से लेके आएंगे, जैकेट यहाँ चलेगी नहीं, किताब होगी नहीं, डबल खर्चा, ट्रिपल खर्चा। सो एनीवे, सो विंटर कैसा होता है? लाइक आई सेड, अनडिनाइबली कोल्ड। सो टेम्परेचर -35 डिग्रीज तक जा सकता है ऑटावा में। इन द मेजॉरिटी ऑफ कनाडा आप सब ज़ीरो टेम्परेचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर कभी ये वो वाली वीडियोस देखी होंगी कैनेडियन विंटर की, जहाँ पे कोई उबलता हुआ पानी बाहर लेके गया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, फेंका, तो वो पानी की भाप जैसी बन गई, एंड इट लैंडेड एज आइस ग्रैन्यूल्स। तो आई हैव न्यूज़ फॉर यू, दैट इज़ ट्रू। उतनी ठंड पड़ती है। एज एन एग्जाम्पल, जब बिल्कुल अत की ठंड पड़ रही होगी, -35 होगा विद विंड चिल, अगर आपके पास में एक उस तरह की विंड चिल का मिट नहीं है, यानी कि ग्लव नहीं है, और आपका कहीं निकल जाए और आप अपना हाथ अपनी जेब में नहीं डाल सकते, तो गैंग्रेन सेट्स इन वेरी क्विकली। मतलब आपकी उंगलियां फ्रीज हो जाएंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इतनी ठंड होती है। और वो उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि उतनी ठंड कितनी देर के लिए होगी। होने को 5 दिन के लिए भी हो सकती है, होने को 1.5 महीना भी हो सकती है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, पर पीछे करके एक साल ऐसा था जहाँ पे वो वाला कोल्ड फ्रंट, जिसको हम पोलर वोर्टेक्स कहते हैं, क्योंकि वो ठंडी हवाएं
नॉर्थ पोल से आती हैं, आर्कटिक सर्कल से आती हैं। सो उस पोलर वोर्टेक्स में वो पोलर वोर्टेक्स आया और ऑटवा के ऊपर आके खड़ा हो गया। बिकॉज ऑटवा की जो जियोग्राफी है वो इस फील्ड जैसी है, आसपास इट्स इन अ वैली, तो आसपास थोड़ी माउंटेन्स हैं जो कि बहुत ऊंची नहीं है बट स्टिल हैं। सो उसके ऊपर आके कोई चीज़ खड़ी हो जाए और वहीं पे खड़ी रहे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ठंड होगी। सो प्रेपरेशन के लिए पहली चीज़ तो है कि आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए आ रहे हो, और ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो यहाँ का विंटर है, जो वो अत वाली विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, वो नवंबर से लेकर मार्च तक होगी। और जनवरी एंड फरवरी स्पेशली आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। तो आप जनवरी और फरवरी में तो आपको अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट एज इफ कि द विंटर इज ट्राइंग टू किल यू। तो अगर आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर मुश्किल है। नाउ पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अक्टूबर 31 को हैलोवीन, उसके बाद में दिसंबर 25 तक का टाइम तो यार फेस्टिविटीज़ में निकल जाता है, क्योंकि सब लोग खुश होते हैं, क्रिसमस आ रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा बज़ होती थी क्रिसमस की, अब थोड़ा कम हो गई है। वो उसका एक अलग कॉन्वर्सेशन, अलग टॉपिक है कि भाई क्रिश्चियन सेलिब्रेशन ज़्यादा होती है यहाँ पे, उसके चक्कर में भाई आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, मुझे तो बहुत पसंद था, अभी भी बहुत पसंद है। आई एब्सोल्युटली लव द क्रिसमस स्पिरिट। अगर थोड़ी सी स्नो पड़ जाए, सोने पे सुहागा। वाइट क्रिसमस देखने के लिए तो लोग स्पेशल घूमने आते हैं, हमें तो यहाँ पे ब्रिलियंटली ब्यूटीफुल वाइट क्रिसमस सारा दिखता है। सो द पॉइंट बीइंग कि इवन दो विंटर नवंबर से लेकर मार्च तक है, दिसंबर के एंड तक का टाइम रिलेटिवली क्विकली निकल जाता है। और फिर दिसंबर में 10 दिन की छुट्टी आती है, रफली 10 दिन की छुट्टी होती है सबको, 5-6 दिन की तो होती है। तो उसमें आपको वो ब्रेक मिल जाती है विंटर में, और उस ब्रेक में आप अपने दोस्तों के साथ में घूमते फिरते बैठते हो। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, हम सब अपने एक दोस्त के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे, और उसमें यू नो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक आपकी ऑलमोस्ट एक ट्रेडिशन बन जाती है, और उस ट्रेडिशन में टाइम अच्छा निकल जाता है। तो फिर बाय द टाइम यू गेट इनटू द जनवरी टाइम फ्रेम, 10 दिन जनवरी के भी उसी चक्कर में, उसी खुशी में निकल जाते हैं। इतना खाया पिया होता था, निकल जाते थे। सो द बॉटम लाइन ऑन इट इज कम प्रिपेयर्ड, हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, एक आपकी पॉजिटिव माइंडसेट हो। उस माइंडसेट में आपको पता है कि नवंबर से लेकर मार्च तक ठंड होगी, और उसके बीच में दिसंबर के एंड तक जो है वो माहौल अच्छा होगा, लोग गायब नहीं हो जाते हैं, सब आपके आसपास होते हैं, एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, सो पॉजिटिव माइंडसेट के बाद में सेकंड स्ट्रैटेजी है वो इंडोर एक्टिविटीज। सो अगर हॉबीज या टू कीप योरसेल्फ बिजी एक्टिविटीज नहीं है, एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट यू लुक्ड एट, आप एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते थे जहाँ पे रोज बाहर जा सकते थे, कभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचें, उसको बनाने की कोशिश करें, वो अच्छी बात है। अगर वहाँ से नहीं बनती है तो एटलीस्ट हैव एन ओपननेस फॉर दैट व्हेन यू कम हियर। यहाँ के लोगों को बहुत शौक है, स्पेशली गोरे लोगों का। अगर गोरे लोगों के साथ में थोड़ी दोस्ती हो जाती है तो स्कीइंग वगैरह में भी आपके साथ में चलते हैं, स्केटिंग होती है, तो कोई ना कोई एक्टिविटी, अगर आपने बाहर की एक्टिविटी नहीं करनी तो इंडोर एक्टिविटी की करें। सो क्लब्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, जिनके थ्रू आप विंटर में बाकी लोगों के साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं। तो यू नो दैट्स डेफिनेटली स्ट्रैटेजी। फिजिकल हेल्थ, थर्ड स्ट्रैटेजी। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि एक रियल प्रॉब्लम है वो विटामिन डी की है। तो विटामिन डी की जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि हम लोगों को विटामिन डी एज ए सप्लीमेंट लेने की आदत नहीं है। सो वो आदत नहीं होने के करके यहाँ पे जब हम फिर सूरज में नहीं जाते, वहाँ पे तो सूरज हमारे को उतनी विटामिन डी देता रहता था जितनी हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे आके फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और उस प्रॉब्लम को क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है सप्लीमेंट लेने की, तो हम सप्लीमेंट लेना नहीं शुरू करते। स्पेशली शुरू में लगता है कि यार $15 की एक्स्ट्रा चीज़ क्यों खर्चनी, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं ली है तो एकदम से अब क्यों लेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ सन, गोरे तो फिर भी थोड़ा बहुत सन में निकल आते हैं क्योंकि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, पर जो हम लोग जो बाहर से आते हैं, हम लोगों को वो आउटडोर एक्टिविटीज़ का ना तो शौक होता है ना आदत होती है। तो फिर वो विटामिन डी जब नहीं मिलती तो फिर उसके करके कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती है, और उसका मेन इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे है। सो ऐसा नहीं है कि विटामिन डी कम होना इन इटसेल्फ इज अ यू नो अ डिजीज़।
वो ऐसा नहीं है, उसके करके जो और रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या करना है इसके बारे में? इसके बारे में अगर आप जहाँ पे भी हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, पैलेस्टाइन में, फिलीपींस में, तो वहाँ पे जो भी आपके मेडिकल एडवाइज़र हैं, जो भी जिनके साथ में भी आप ये बात कर सकते हैं, उनके साथ में बात करके आप थोड़ा सा प्लान लेके भी आ सकते हैं। तो वो दैट इज़ दैट्स अ गुड थिंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। एंड फाइनली जो मैंने आपको बताया कि राइट क्लोथिंग, मैं उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। एक अच्छी विंटर जैकेट कनाडा में $150 to $200 की आएगी। आप और वो जो जैकेट होगी वो -40 तक आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। पर दूसरी बात ये है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो कपड़े जो यहाँ पे मिलते हैं वो यहाँ की कंसिड्रेशन से मिलते हैं, तो जो ऐसी विंटर जैकेट होगी जो -40 तक की भी होगी, वो बहुत भारी नहीं होगी। अब आप उसकी जैसी जैकेट, पहली बात तो आपको मैं इंडिया का एग्जांपल लूँगा, प्राइमरली आपको इंडिया में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वैसे टेम्परेचर वाली जैकेट्स वहाँ पे होती भी नहीं है। जगह ही बहुत कम है जहाँ पे वैसे वैसे अब आप सियाचिन में जाके तो नहीं रहते ना, वहाँ पे है। सो मे बी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके पास में वैसी वैसी जैकेट्स की एक्सेसिबिलिटी है, पर आम लोगों को नहीं मिलती। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्या होगा कि अगर आप वहाँ से जैकेट लेके भी आओगे जिसकी रेटिंग थोड़ी वैसी होगी, वो भारी बहुत होती है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप बस ले रहे हो, पब्लिक यू नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस कर रहे हो, उसमें इतनी भारी जैकेट, जबकि जो आपके आसपास वाले बैठे होंगे उनके पास में लाइट जैकेट्स होंगी और दे विल लुक अ लॉट मोर वार्मर देन यू। सो फिर जो यहाँ पे आके आप फ्रस्ट्रेट होंगे या फिर दुखी होगे, किस्मत को कोसोगे कि मैं कहाँ फंस गया, उससे तो अच्छा है थोड़ा प्रिपेयर होके आओ। सो मेरा तो सबको यही एडवाइस हमेशा रहता है कि यार समर के जितने मर्जी कपड़े ले आओ, क्योंकि समर बहुत प्लेजेंट है। एंड समर के टेम्परेचर्स यहाँ पे मैक्सिमम जब 35 डिग्री सेल्सियस होता है तो लोगों की जीभ बाहर निकल आती है। तो समर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंटर के कपड़े यहीं आके लो। सो लेयर अप, यू नो, जब मैं व्हेन आई वाज गोइंग अप इन इंडिया, बॉडी वार्मर्स को तो मैं जहर समझता था। कभी मेरी माँ बॉडी वार्मर्स लेके भी देती थी, वो अब पता चलता है कि कितना प्यार था उसके पीछे जब वो लेके देती थी। उस टाइम पे लगता था कि क्या दुश्मनी निकाल रही है हमारे साथ में, पर वो बॉडी वार्मर्स आर एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अगर आपको बॉडी वार्मर डालने का नहीं है आदत, तो डालें थोड़ी सी आदत, बिकॉज मल्टीपल लेयर्स विच कैन ट्रैप एयर, दे गो लॉन्ग वे इन गिविंग यू रिस्पाइट इन विंटर, जब आप बाहर खड़े हो। और अब विंटर में आप बाहर बहुत कम निकलते हो। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको विंटर में ऐसा तो है नहीं है कि आपको विंटर में कॉन्स्टेंटली बाहर जाना पड़ता है, बट स्टिल आपके अर्ली डेज में, आपके अर्ली ईयर्स में, स्पेशली इफ यू आर टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू विल फाइंड योरसेल्फ वेटिंग फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप। और अगर आप उस टाइम पे वार्म नहीं होगे तो आप मिजरेबल होगे। अगर आप मिजरेबल होगे तो आपको कनाडा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको कनाडा अच्छा नहीं लगेगा तो आप किसी भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिव चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो कोपिंग मैकेनिज्म में बाकी लास्ट की दो चीज़ें जो हैं, शॉर्ट डेज, वो भी दे प्ले विद योर हेड। सो शॉर्ट डेज में ऐसे है कि लाइट बहुत कम होती है, सूरज तो निकलता है पर लाइट बहुत कम होती है। यहाँ पे तो डे लाइट सेविंग है, उसका कॉन्सेप्ट मैं भी नहीं समझाऊंगा। बेसिकली क्या करते हैं, क्लॉक को मूव कर देते हैं ताकि दिन जल्दी हो जाए, और उससे क्या है कि आप रात में बहुत ज़्यादा नहीं चले जाते टू अर्ली, क्योंकि वो क्लॉक मूव करने के बावजूद भी एट द पीक ऑफ विंटर जनवरी में 3 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। 4 बजे तक तो कई बार घुप अंधेरा होता है। एंड इफ़ यू गो फर्दर नॉर्थ, हम तो फिर भी इतने, वी आर नॉर्थ कंपेयर टू टोरंटो, बट इतने नॉर्थ नहीं है। मतलब देयर आर एरियाज विच आर नॉर्दर देन ऑटावा, एडमंटन एज एन एग्जांपल। एडमंटन तो आदत नहीं होती यार इतने छोटे दिन की, कि दिन निकलता बाद में, ख़त्म पहले हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे मेंटल फिटीक बढ़ती है, उससे आदमी को टेंशन ज़्यादा होती है, पता ही नहीं चलता कि यार दिन कब निकला है। सुबह उठते हो अंधेरे में जाते हो काम पे या स्कूल, रात को जब बिल्डिंग से बाहर निकलते हो तो फिर अंधेरा हुआ होता है। तो उसकी कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ कि आप अपने वीकेंड और अपनी छुट्टियों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डे लाइट के साथ में अलाइन करें। ये नहीं है कि
पागलों की तरह काम करके या पागलों की तरह फ़न करके सैटरडे संडे को आप 11 बजे तक उठ ही नहीं रहे हो। सो अगर आप अंग्रेज़ों को देखते हो तो अंग्रेज़ों को अब यहाँ पे रह के इतनी देर में, आई शुडंट से अंग्रेज़ों को, कैनेडियंस को यहाँ पे रह के इतनी देर रह के अब पता चल गया है कि इसको कैसे कोप करना है। सो दे आर वेरी गुड एट इट। सो आपको अलाइन योर एक्टिविटीज़ विद डे लाइट आवर्स टू मैक्सिमाइज एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट। एंड फाइनल चीज़ जो मैं बोलूँगा, एंड माई होप इज़ कि इन सब चीज़ों से आपको इस चीज़ का थोड़ा सा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इवन दो यहाँ पे जो विंटर है वो बहुत हार्श है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू फियर इट। आपको उसके बारे में कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल प्रिपेयर्डनेस, प्रॉपर क्लोथिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप यहाँ के विंटर को मोर और लेस प्रॉपरली सर्वाइव कर सकते हो। पहले तो सर्वाइव ही करोगे थ्राइव तो मैं फिर बाद में बोलूँगा, थोड़े सालों के बाद में। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट का गेम है सारा। सो फाइनल चीज़ है नेविगेटिंग स्नो। नेविगेटिंग स्नो, अब ऐसा है कि स्नो ना स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पे बहुत अच्छी लगती है, पर जब स्नो के साथ में डील करना पड़ता है ना डे इन डे आउट, स्पेशली इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेदर एट वर्क या एट होम जहाँ पे आपको स्नो शवल करनी पड़ती है। जो स्नो है ना वो दिखने में बहुत प्यारी है, पर जब उसको उठा के फेंकना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो वही है, स्नो के साथ में जो आपकी रिलेशनशिप है आप उसको जितना पॉजिटिव बनाओगे, इन द सेंस कि आप उसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर्ड होगे और आप उसके लिए फिजिकली भी प्रिपेयर्ड होगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा स्नो नहीं उठा सकते, अगर स्नो के साथ में पंगा नहीं लेना, तो फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहो, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग में स्नो नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आप कहीं पे किसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हो, जैसे जैसे ये घर हैं, तो भाई रूल है यहाँ पे कि जो आपके घर के सामने की स्नो होगी, आपका जो पाथ है उसकी स्नो आपको साफ़ करनी पड़ेगी। वो आपके पास में ऑप्शन नहीं है। वो क्यों नहीं ऑप्शन है? कोई कह सकता है कि यार हम अपनी सीढ़ियों से नहीं उतरेंगे, हम तो खिड़की खोल के बाहर जंप मार लेंगे, पर आपको स्नो इसलिए साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि उसी पाथ से बाकी सब लोगों ने आपके घर को एक्सेस भी करना है। और कल आपको बाई चांस, भगवान ना करे, फायर फाइटर्स की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आपके घर में कैसे आएंगे? सो यू गेट इन लॉट ऑफ ट्रबल अगर आप अपनी स्नो क्लियर नहीं करते। क्योंकि वो जो बायलॉज जिससे मैंने बात शुरू की थी, उन बायलॉज वालों को लोग फ़ोन करके बुला लेंगे कि भाई इनका घर है, इनके घर में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप अंदर बाहर नहीं जा सकते। वैसे अगर किसी ने आपका कोई पार्सल डिलीवर करना है और वो आता है और आपने अपनी स्नो साफ़ नहीं की है, तो ही इज़ नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर इट। बट द वर्स्ट केस इज़ कि कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, तो उसकी सारी लायबिलिटी आप पे है। सो वो जो एक चीज़ है उसके बारे में लोगों को ना तो समझ होती है, ना ही वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके आते हैं। यहाँ पे आएंगे, कहेंगे कि हमने तो वही नेबरहुड में रहना है, ऐसे गार्डन भी होना चाहिए, फ्रंट यार्ड भी होना चाहिए। 4-5 महीने जो समर के या फॉल के हैं, स्प्रिंग के हैं, वो तो बहुत अच्छे निकलते हैं, इंजॉय भी बड़ा होता है उस सब चीज़ों में। पर जब आती है स्नो तो फिर हो जाती है टेंशन और होती है प्रॉब्लम। सो अगेन, लाइक आई सेड, विंटर हार्श है, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सेटिंग टू बी टॉकिंग अबाउट विंटर। और वैसे जब विंटर होगा तो मैं इसकी फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। दिस लुक्स अभी जैसे इतना प्यारा लग रहा है, पूरा हरा हरा। विंटर में इसकी अपनी और ही बात होती है, उसमें तो ऐसा लगता है जैसे पोस्ट कार्ड है। बट वही है, अगर कोई कहे कि आके स्नो शवल करो तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। सो अगेन, माई होप टुडे वाज टू जस्ट हैव a regular conversation